हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ईटी क्लासेस। तो ये है अकाउंटिंग पार्ट 2, जिसमें कि हम लेखांकन की समीकरण को कवर करेंगे और इसके साथ ही हम वित्तीय विवरण तैयार करना इसमें देखेंगे। और हम आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट, यस को आप स्थिति विवरण भी कह सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे लाभ हानि के डेबिट मध्ये। तो आइए शुरू करते हैं। लेखांकन समीकरण संपूर्ण व्यवसायिक लेन देनों के अभिलेखन का आधार लेखांकन समीकरण होता है। लेखांकन समीकरण का मतलब है प्रत्येक स्थिति में व्यवसाय की संपत्तियों की रकम उसकी कुल देनदारी या फिर देयताओं के बराबर होती है। अब कुल देनदारियां कितने प्रकार की होती है? कुल देनदारी जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला, स्वामी की पूंजी या फिर स्वामी की देयताएं, यानी व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय में जो धन लगाया जाता है उसे स्वामी पूंजी या फिर स्वामी की देयताएं कहते हैं। व्यवसाय स्वामी द्वारा व्यवसाय में जो भी धन लगाया जाता है उसे ही स्वामी का पूंजी कहते हैं या फिर स्वामी की देयताएं कहते हैं। इस पूंजी से व्यवसाय द्वारा कुछ संपत्तियां क्रय की जाती हैं, कुछ संपत्तियां खरीदी जाती हैं, जिससे कि व्यवसाय का सुचारू रूप से संचालन संभव हो सके। ये तो पहला प्रकार हो गया। अब दूसरा प्रकार, बाह्य देयता या फिर दायित्व, यानी यदि व्यवसाय के स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी अपर्याप्त होती है तो व्यवसाय अन्य बाहरी पक्षों से ऋण लेता है या फिर व्यापारिक माल या अन्य कोई संपत्ति उधार क्रय कर लेता है, जो कि इन बाहरी पक्षों को बाह्य देयता कहते हैं। यदि व्यवसाय का जो मालिक है, मालिक के द्वारा लगाया गया पूंजी अगर पर्याप्त नहीं है तो व्यवसाय अन्य बाहरी पक्षों से उधार लेता है या फिर व्यापारिक माल या फिर कोई अन्य संपत्ति उधार लेता है, तो ये जो है बाहरी पक्षों को बाह्य देयता या फिर दायित्व कहते हैं। लेखांकन समीकरण का सूत्र होता है, ये आप देख सकते हैं, संपत्तियां बराबर होती है कुल देयता के या फिर संपत्तियां बराबर होगी स्वामी की पूंजी और बाह्य देयता का योग बराबर होता है संपत्तियां के। तो मतलब कि यदि व्यवसाय की संपत्तियों की कुल मूल्य में से बाह्य देयताओं को घटा दिया जाता है तो व्यवसाय के स्वामी की पूंजी ज्ञात हो जाती है। ठीक है, व्यवसाय के स्वामी की पूंजी ज्ञात हो जाती है। तो इस प्रकार व्यवसाय की संपत्तियों के कुल मूल्य में से स्वामी पूंजी को अगर घटा दिया जाता है तो बाह्य देयताएं ज्ञात हो जाती है। इस दृष्टि से लेखांकन समीकरण जो है कुछ रूप से दर्शाया जाता है। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि लेखांकन समीकरण इस पद्धति पर आधारित है कि प्रत्येक दशा में कुल संपत्ति बराबर होगा कुल बाह्य देयता के और कुल बाह्य देयता बराबर होगा पूंजी के। ठीक है, कुल संपत्ति इक्वल टू कुल बाह्य देयता इक्वल टू पूंजी। यदि व्यापार की संपत्तियों में वृद्धि होती है तो उतनी ही रकम से बाह्य देयता या स्वामी पूंजी में वृद्धि अवश्य होगी। यदि व्यापार की संपत्तियों में वृद्धि होता है तो उतना ही रकम से बाह्य देयता या फिर मालिक की पूंजी में वृद्धि होगी। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, ये अन्य व्यापार के लिए 18,000 रुपये का स्टॉक और 6,000 रुपये का भवन उधार खरीदा है। तो लेखांकन समीकरण से इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। पूंजी इक्वल टू होता है, संपत्ति में से दायित्व को निकाल देंगे तो पूंजी निकल आएगा, और संपत्ति में और पूंजी में दायित्व को ऐड कर देंगे तो संपत्तियां निकल आएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो जो समीकरण में ऋणदाता के रूप में स्टॉक और भवन का मूल्य होगा। ये लेखा समीकरण मौलिक समीकरण कहलाते हैं क्योंकि इन्हीं पर द्विअंकन लेखा प्रणाली आधारित होती है। लेखांकन के अध्ययन के लिए इस समीकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये समीकरण को आप ध्यान में रखिएगा। इस समीकरण में भी किसी भी गणितीय समीकरण के समान तत्वों का स्थान परिवर्तन किया जा सकता है और समीकरण को कुछ प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो परिसंपत्ति में से दायित्व को निकाल देंगे तो स्वामी की देयता मालूम चल जाएगा। परिसंपत्ति माइनस दायित्व इक्वल टू स्वामी की देयता। लेखांकन समीकरण को स्थिति विवरण समीकरण भी कहते हैं। आगे लेखांकन की अवधारणाएं। लेखांकन की 10 अवधारणाएं बताई गई हैं और उनमें प्रथाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया है। इन अवधारणाओं को हम लेखांकन अभिधारणा भी कहते हैं। इन अवधारणाओं के अंतर्गत हम उन प्रमुख शर्तों या फिर मान्यताओं को सम्मिलित करते हैं जो कि लेखांकन विज्ञान के आधार हैं। कुछ प्रमुख और सर्वमान्य अवधारणाएं हैं, कौन कौन सी? पहला,
पृथक व्यवसाय की अवधारणा, यानी लेखांकन करते समय हम व्यवसाय को उसके स्वामी या फिर प्रबंधक या फिर कर्मचारियों से अलग मानते हैं और ये अवधारणा है कि व्याख्या का अस्तित्व अलग है। लेखांकन करते समय हम व्यवसाय को उसके स्वामी या प्रबंधक या कर्मचारियों से अलग मानते हैं और ये अवधारणा है कि व्याख्या का अस्तित्व अलग है। कंपनी की दशा में तो ये तथ्य कानूनी तौर पर स्पष्ट कर लिया गया है, लेकिन साझेदारी और एकल व्यवसाय में ऐसा नहीं है। फिर भी लेखा करते समय हम साझेदारी और एकल व्यवसाय में भी साझेदारी अथवा एकल स्वामी को हम व्यवसाय से अलग मानते हैं। मालिकों द्वारा जब संस्था में पूंजी लगाते हैं तो उसे संस्था का दायित्व माना जाता है। उनके द्वारा संस्था के साथ किए गए लेन देनों का लेखा ये मानकर कर लिया जाता है कि जैसे किसी बाहरी व्यक्ति ने लेन देन किया हो। उनके द्वारा संस्था के साथ किए गए जो लेन देन है उसका लेखा ये मान लिया जाता है कि जैसे किसी बाहरी व्यक्ति ने लेन देन किया हो। ये अवधारणा के आधार पर लेखा करने से ही व्यवसाय का सही लाभ हानि ज्ञात हो पाता है और व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी होती है। यदि व्यवसाय के मालिक और व्यवसाय के लेन देनों को मिला करके दिखाया जाए तो ये इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। उसी प्रकार कंपनियों की दशा में अंशधारियों, बैंकों, ऋणदाताओं आदि के द्वारा धन लगाया जाता है, जिसका उपयोग कंपनी के हितों में उसके प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। दूसरा है चालू व्यवसाय की अवधारणा। दूसरी अवधारणा है चालू व्यवसाय की अवधारणा। ये अवधारणा है लेखांकन करते समय हम ये मानकर चलते हैं कि व्यवसाय भविष्य में अनिश्चित काल तक चालू रहेगा और अभी बंद होने वाला नहीं है। रॉबर्ट एन एंथोनी का कथन है कि जब तक विरोध में उपयुक्त प्रमाण ना हो, लेखांकन ये मानता है कि व्यवसाय भविष्य में अनिश्चित दीर्घकाल तक चालू रहेगा, इसका कोई भी समय फिक्स नहीं रहेगा। ये किसका कथन है? रॉबर्ट एन एंथोनी का। इसी अवधारणा के आधार पर हम चिट्ठे में संपत्तियों को उनके बाजार या फिर विक्रय मूल्य पर नहीं दिखाते हैं और स्थायी संपत्तियों पर ह्रास का आयोजन उनके लागत के आधार पर उनके कार्यशील जीवन को ध्यान में रखकर करते हैं। तीसरी अवधारणा है मुद्रा मापन अवधारणा। व्यवसाय की पुस्तकों में इस अवधारणा के आधार पर हम उन्हीं लेन देनों का लेखा करते हैं जिन्हें कि हम मुद्रा में माप सकते हो। सिर्फ उन्हीं लेन देनों का लेखा करते हैं जिन्हें कि हम मुद्रा में माप सकते हैं। यदि कोई तथ्य कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है तो उसका लेखा हम नहीं करते हैं। प्रबंधन का स्वास्थ्य, कर्मचारियों द्वारा हड़ताल, दो प्रबंधकों के बीच मनमुटाव यानी अधिक तालमेल आदि व्यवसाय के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, लेकिन हम इन्हें लेखा में नहीं दिखाते हैं क्योंकि इन्हें मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि मुद्रा को भी हम उसके उस मूल्य पर दिखाते हैं जो कि घटना के घटित होने के समय होती है। भविष्य में यदि मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि मानवीय संसाधन को हम चिट्ठा में नहीं दिखा सकते हैं। मानवीय संसाधन को हम चिट्ठा में नहीं दिखाया जाता है। तीसरी अवधारणा है लागत अवधारणा, यानी लागत अवधारणा चालू व्यवसाय की अवधारणा से अंतर संबंधित है। लागत अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के सभी साधनों या फिर संपत्तियों को लेखा में लागत पर या उनको प्राप्त करने के लिए मूल्य पर दिखाया जाता है। वास्तव में व्यवसाय के लिए इन संपत्तियों की उपयोगिता पर बाजार मूल्य में होने वाले उच्चावाचन यानी बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव का प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए बाजार मूल्य पर उनको दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे भी बाजार मूल्य में इतना अधिक परिवर्तन होता रहता है कि उसकी गणना करना भी व्यवहार में आसान नहीं होता है। इस अवधारणा के आधार पर लेखांकन करने के कारण लेखा शास्त्रियों को इन संपत्तियों के बाजार मूल्य ज्ञात करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लागत अवधारणा के कारण ही हम उन किसी भी मदों या फिर संपत्तियों को लेखा में नहीं दिखा सकते हैं जिनके लिए व्यवसाय ने कोई मूल्य ना दिया हो। आजकल लेखा शास्त्रियों में महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन के लेखाकर को लेकर के बहस चल रही है। अमेरिका की एक व्यावसायिक संस्था तो अपने चिट्ठे में मानवीय संसाधनों को भी दिखाती है।
अमेरिका की एक व्यावसायिक संस्था जो है उसने अपने चिट्ठे में मानवीय संसाधन को भी दिखाया है। इनके लागत ज्ञात करने की कठिनाई को लेकर के ही मानवीय संसाधन लेखांकन को लोकप्रियता नहीं प्राप्त हो पाई है और अभी बात को लेकर के बहस चल रही है। रॉबर्ट एन एंथोनी का कहना है कि लागत अवधारणा सिद्धांत के 3 मापदंड हैं। कौन कौन से मापदंड? संबद्धता, वस्तुनिष्ठ और व्यवहार्यता। संबद्धता, वस्तुनिष्ठ और व्यवहार्यता को आसानी से पूरा कर पाता है। रॉबर्ट एंथोनी का कहना है कि लागत अवधारणा 3 मापदंडों संबद्धता, वस्तुनिष्ठ और व्यवहार्यता को आसानी से पूरा कर पाता है। वैसे इसके फलस्वरूप व्यवसाय के लेखांकन में वस्तुनिष्ठता और व्यवहार्यता अधिक आती है। 5वीं अवधारणा है द्विपक्ष अवधारणा। ये लेखांकन की एक प्रमुख अवधारणा है, द्विपक्ष अवधारणा। इसी के आधार पर हम ये मानकर चलते हैं कि प्रत्येक लेन देन 2 पक्षों या फिर खातों को एक साथ प्रभावित करता है, इसलिए एक खाते को डेबिट और दूसरे खाते को क्रेडिट करते हैं। ये अवधारणा ये स्पष्ट करती है कि संपत्तियां बराबर होती है इक्विटीज यानी पूंजी प्लस ऋण होता है। तो यदि शुरुआत में मालिक जो है 50,000 रुपये की पूंजी लगाता है तो व्यवसाय में 50,000 रुपये की पूंजी बराबर होगी 50,000 रुपये नकद होगा। तो इक्विटीज जो है वो 2 प्रकार की होती है, स्वामी की इक्विटी और दायित्व जो स्वामी के अतिरिक्त अन्य लोगों को देय होती है। किसी भी समय व्यवसाय में संपत्ति इस स्वामी की इक्विटी और दायित्व का योग होता है या फिर एसेट इक्वल टू ओनर्स इक्विटी इक्वल टू लायबिलिटीज। ठीक है। दोहरा लेखा प्रणाली इसी आधार पर आधारित है और इसके आधार पर देशों में लेखांकन किया जाता है। इसे विश्व भर में सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। अगली अवधारणा है लेखांकन अवधि की अवधारणा। लेखांकन अवधि की अवधारणा, इस अवधारणा में ये अवधारणा भी चालू व्यवसाय की अवधारणा से संबद्ध है। वैसे तो संस्था के भविष्य में अनिश्चित काल तक चलते रहने की अवधारणा है, लेकिन व्यवसायी और अन्य संबंधित व्यक्ति या फिर संस्था व्यवसाय के एक निश्चित काल के परिणामों की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहता है। कभी कभी ये 1 वर्ष में कम भी हो सकती है। लेखांकन अवधि के अंतराल पर लाभ हानि का खाता और चिट्ठा तैयार किया जाता है। उस वर्ष विशेष से संबंधित सभी लेन देनों या फिर आय व्यय को सम्मिलित कर लिया है और आय व्यय अगले या पिछले वर्ष से संबंधित होते हैं, उन्हें उस वर्ष के लेखा से संबंधित नहीं किया जाता है। अगली अवधारणा लागत एवं आय की तुलनात्मक अवधारणा। ये अवधारणा अवधि की अवधारणा से संबद्ध है। व्यवसाय के चलाने का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। एक निश्चित अवधि के लाभ की गणना तभी की जा सकती है जब उस अवधि में आय की तुलना हम उसके व्यय से करें। इसी अवधारणा के आधार पर हम लेखा में सभी अदत्त या फिर पूर्वदत्त व्यय, प्राप्त आय या अनुपार्जित आय का समायोजन करते हैं, जिससे अवधि विशेष का सही लाभ या फिर हानि ज्ञात हो सके। इस अवधारणा को प्रयत्न एवं प्राप्तियों की अवधारणा भी कहा जाता है। अगली अवधारणा वसूली की अवधारणा। ये अवधारणा ये स्पष्ट करती है कि आय उस तिथि को होती है जब वसूली हो। दूसरे शब्दों में आय तब होती है जब वस्तु या फिर सेवा का विक्रय हो जाए या वस्तु का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को प्राप्त हो जाए और ग्राहक उसके बदले में या तो नकद रुपया या कोई मूल्यवान या वैध प्रतिफल दे। आय की वसूली तो हम उस समय मानी जाती है जबकि उस माल की सदुर्दगी कर दी जाए और उसका स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित हो जाए। यदि उधार बिक्री की गई हो और क्रेता उसके बदले में विनिमय विपत्र देता है तो भी आय की वसूली मानी जाएगी। तो ये थी वसूली की अवधारणा। इसके बाद हम देखेंगे वित्तीय विवरण कैसे तैयार करते हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने का आपको एक चार्ट भी दिखेगा जिससे आपको मालूम चलेगा कि वित्तीय विवरण किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो इसके बारे में कुछ जानकारी ले लें। तो वित्तीय विवरण के तहत इसमें व्यापारिक और लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा को सम्मिलित किया जाता है।
इसमें व्यापारिक और लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में तीसरे प्रकार का वित्तीय विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे कि हम बचत लाभ विवरण के नाम से जानते हैं। बचत लाभ विवरण। इसके अलावा एक कंपनी में इन विवरणों के पूरक के रूप में कुछ अनुसूचियां भी प्रयुक्त होती हैं, जैसे कि स्थायी संपत्तियों की अनुसूची, देनदारों की अनुसूची, लेनदारों की अनुसूची, संचयों की अनुसूची और विक्रय योग्य वस्तुओं की लागत अनुसूची। स्थायी संपत्तियों की अनुसूची, देनदारों की अनुसूची, लेनदारों की अनुसूची, संचयों की अनुसूची और विक्रय योग्य वस्तुओं की लागत अनुसूची। आय विवरण किसी निश्चित अवधि में व्यापार के फलस्वरूप प्रवर्तन को प्रदर्शित करते हुए सकल लाभ या फिर हानि को प्रदर्शित करता है। आय विवरण संस्था की लाभार्जन क्षमता पर भी प्रकाश डालते हैं, जिस कारण लाभ में वृद्धि वाली मदों को एक साथ पक्ष में रखा जाता है। आय विवरण सामान्यतः जो है 2 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से 2 भाग हैं वो आय विवरण का? पहला तो व्यापार खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? सकल लाभ या फिर हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें सभी प्रत्यक्ष खर्चों, जो डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है, प्रत्यक्ष खर्चों को भी दिखाया जाता है व्यापार खाते में। दूसरा है लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस खाते में व्यापार से संबंधित सभी इनडायरेक्ट इन्वेस्ट और यानी अप्रत्यक्ष खर्चों या फिर आय को दिखाया जाता है। इसके बाद ये खाता व्यापार का शुद्ध लाभ या फिर हानि दर्शाता है, लाभ हानि अकाउंट। व्यापार खाता वो खाता है जिसके द्वारा एक निश्चित अवधि के क्रय विक्रय से होने वाले सकल लाभ या फिर हानि की जानकारी प्राप्त होती है। व्यापार खाता क्या है? जिसके द्वारा एक निश्चित अवधि के क्रय विक्रय से होने वाले सकल लाभ या फिर हानि की जानकारी प्राप्त होती है। सकल लाभ क्या है? सकल लाभ से आशय विक्रय मूल्य का उसके क्रय मूल्य के आधिक्य से है। इसके विपरीत जब क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से आधिक्य होता है तो उसे सकल हानि कहते हैं। ठीक है, सकल लाभ होता है विक्रय मूल्य का उसके क्रय मूल्य के आधिक्य में, और सकल हानि होती है जब क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से आधिक्य होता है। जब कोई संस्था वस्तुओं के क्रय विक्रय के साथ साथ वस्तुओं का निर्माण भी करती है तो कारखाने के व्यय, कोयला, ईंधन शक्ति, विद्युत शक्ति, उत्पादन व्यय आदि व्यय लिखते हैं। ये सभी प्रकार के व्यय क्रय, ये जो है सभी प्रकार के व्यय क्रय किए गए माल को बिक्री की स्थिति में लाने के लिए जाते हैं अथवा कच्चे माल को निर्मित माल में बदलने के लिए किया जाता है। उन्हें प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। ठीक है, इस खाते के लिए क्रेडिट पक्ष में विक्रय और अंतिम रहतियां को दिखाया जाता है। इस खाते में क्रेडिट पक्ष में विक्रय और अंतिम रहतियां को दिखाया जाता है। व्यापार खाते से संबंधित ये समीकरण है, ये व्यापार खाता का समीकरण है, तो इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। सकल लाभ होता है विक्रय मूल्य में से निकाल देंगे बेचे गए माल की लागत, तो निकल आएगा क्या? सकल लाभ। सकल लाभ को इस तरीके से निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से माइनस करेंगे प्रारंभिक स्टॉक और प्लस करेंगे शुद्ध क्रय। शुद्ध क्रय यानी क्रय में से क्रय वापसी को निकाल देंगे तो शुद्ध क्रय निकल आएगा। उसके बाद प्लस करेंगे प्रत्यक्ष व्यय को और माइनस करेंगे अंतिम स्टॉक को। फिर बचे हुए माल की लागत विक्रय मूल्य माइनस सकल लाभ होता है। बचे हुए माल की लागत को प्रारंभिक और शुद्ध क्रय और प्रत्यक्ष व्यय को ऐड करके भी निकालते हैं, यानी अंतिम स्टॉक को। बचे हुए माल की लागत को का ये भी समीकरण है, प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय माइनस क्रय वापसी यानी शुद्ध क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम स्टॉक। बचे हुए माल की लागत में इसको भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य और हानि सकल हानि को ऐड करेंगे तो बचे हुए माल की लागत निकल आएगी। तो ये है वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए चार्ट, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्यापार और लाभ हानि खाता का लास्ट फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए होता है। तो कुछ इस प्रकार से इसकी चार्ट बनाई जाती है। ये पार्टिकुलर वाला चार्ट है, अगर पार्टिकुलर के लिए यानी विशेष के लिए निकाल रहा है तो इस प्रकार का चार्ट बनता है। यहाँ डेट होता है, यहाँ पार्टिकल लिखता है, यहाँ पे अमाउंट जो है वो लिखते हैं। सीक्वेंस आप देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं किसी सीक्वेंस में हो। तो ये चीज़ें होती हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, ठीक है, स्टॉक खोले जाने के लिए, खर्च किए जाने के लिए, और उसमें से कम रेट
रेट आउटवर्ड टू वेजेस, ठीक है, बाहर की ओर मजदूरियों के लिए। तो ये सारे होते हैं, यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, जो भी अमाउंट हो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी चार्ट बनाई जाती है, इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। विशेष नोट है, क्रय वापसी या फिर बाह्य वापसी और विक्रय वापसी या फिर आंतरिक वापसी के लिए व्यापार खाते में स्थानांतरण की प्रविष्टि तो इस प्रकार से की जाती है, लेकिन सामान्यतः इसमें उनकी खतौनी व्यापार खाते से अलग करके नहीं किया जाता है, बल्कि क्रय वापसी को क्रय में से घटा करके और विक्रय वापसी को विक्रय में से घटा करके दिखाते हैं। क्रय किए गए माल की लागत और बेचे गए माल की लागत में अंतर होता है। क्रय किए गए माल की लागत में वे सभी व्यय शामिल किए जाते हैं जो कि उसे विक्रय योग्य बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। यदि बेचे गए माल की लागत ज्ञात करनी है तो क्रय किए गए माल की लागत में से बिना बिके हुए माल की लागत को माइनस कर देंगे तो निकल आएगा। लाभ हानि खाता वो खाता होता है, लाभ हानि खाता किस प्रकार का खाता है, वो ये वैसा खाता होता है जिसके बनाने का मुख्य उद्देश्य लेखांकन अवधि का शुद्ध लाभ या फिर शुद्ध हानि ज्ञात करना। इस खाते में सबसे पहले व्यापारी खाते के शेष दिखाते हैं। यदि व्यापार खाते का शेष सकल लाभ है तो इसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में, और यदि व्यापार खाते में शेष सकल हानि है तो उसे डेबिट पक्ष में दिखाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सभी अप्रत्यक्ष व्यय डेबिट में और सभी आय यानी व्यापारिक और अव्यापारिक और अथवा लाभ को क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय डेबिट पक्ष में और सभी आय अथवा लाभ को क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। अब आगे लाभ हानि की डेबिट कीमतें। लाभ हानि खाते में डेबिट पक्ष में लिखने वाले सभी अप्रत्यक्ष व्यय को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो लाभ हानि में डेबिट पक्ष लिखने के लिए अप्रत्यक्ष व्यय को किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। पहला तो प्रशासन और कार्यालय प्रबंधन संबंधी व्यय। इसके अंतर्गत व्यापार के प्रशासन के लिए और कार्यालय के संचालन के लिए किए जाने वाले सभी व्यय को शामिल करते हैं। इसके प्रशासन और कार्यालय प्रबंधन संबंधी व्यय में व्यापार के प्रशासन के लिए और कार्यालय के संचालन के लिए किए जाने वाले सभी व्ययों को शामिल करते हैं। ऐसे व्यय के प्रमुख उदाहरण हैं व्यापार संचालन व्यय, वेतन या वेतन एवं मजदूरी, कार्यालय किराया और कर एवं दरें और कार्यालय प्रकाश, ठीक है। तो ये 4 हैं। और 5वां छपाई एवं लेखन सामग्री भी है, ठीक है, 5 प्रकार के व्यय। इसके अलावा दूसरा है विक्रय और वितरण संबंधी व्यय। इस शीर्षक के अंतर्गत उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो कि वस्तुओं के विक्रय को बढ़ाने और वितरण करने के संबंध में किए जाते हैं। ऐसे व्यय में कौन कौन से हैं। विज्ञापन हो गया, विक्रेताओं का वेतन और कमीशन, एजेंटों का कमीशन, विक्रय पर वाहन व्यय, पैकिंग व्यय, नमूनों की लागत, ये सारे विक्रय और वितरण संबंधी व्यय हैं। विक्रय संवर्धन व्यय, निर्यात कर, बिक्री कर, ठीक है। तो ये 9 प्रकार के हैं जो कि विक्रय और वितरण संबंधी व्यय हैं। विज्ञापन, विक्रेता का वेतन और कमीशन, एजेंटों का कमीशन, विक्रय पर वाहन व्यय, पैकिंग व्यय, नमूनों की लागत, विक्रय संवर्धन व्यय, निर्यात कर और बिक्री कर। तीसरा व्यय है वित्तीय व्यय। वित्तीय व्यय के अंतर्गत उन व्यय को शामिल किया जाता है जो कि व्यापार के लिए वित्त प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे व्यय के उदाहरण हैं जैसे ऋण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, दत्त छूट या कटौती, बैंक व्यय या फिर और बिल भुनाने पर बट्टा। तो ये 5 प्रकार का है जो कि वित्तीय व्यय के उदाहरण हैं। ऋण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, दत्त छूट या कटौती, बैंक व्यय और बिल भुनाने पर बट्टा। व्यापारिक आय, ट्रेडिंग इनकम। ट्रेडिंग इनकम क्या है। ट्रेडिंग इनकम के अंतर्गत हम उन लाभ और आयों को शामिल करते हैं जो कि व्यापार के मुख्य कार्य के संचालन से प्राप्त होती है, जो कि आय और लाभ हैं। तो कौन कौन से हैं। कुल या सकल लाभ, प्रेषक पर प्रेषित लाभ के विक्रय का लाभ, संयुक्त साहस का लाभ, प्राप्य कमीशन। तो व्यापारिक आय के अंतर्गत हम उन लाभ और आय को शामिल करते हैं जो कि व्यापार का मुख्य कार्य के संचालन के लिए प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की आय और लाभ हैं कुल या सकल लाभ,
प्रेषक पर प्रेषित लाभ के विक्रय का लाभ, संयुक्त साहस का लाभ और प्राप्य कमीशन। यदि क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक होता है तो इस अंतर को शुद्ध लाभ कहते हैं, यानी नेट प्रॉफिट कहते हैं। नेट प्रॉफिट किसको बोलते हैं? यदि क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक होता है तो इस अंतर को नेट प्रॉफिट कहते हैं। और अगर नेट लॉस निकालेंगे तो इसी के विपरीत होगा। यदि क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से कम होता है तो इस अंतर को नेट लॉस कहते हैं। लाभ हानि खाते से संबंधी लाभ हानि खाते का ये समीकरण है, जिसको आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। शुद्ध लाभ होता है बराबर सकल लाभ प्लस व्यापारिक आय प्लस गैर व्यापारिक आय माइनस अप्रत्यक्ष व्यय एवं आयोजन। ये समीकरण है शुद्ध लाभ निकालने का। दूसरा समीकरण अगर निकालना है, सकल लाभ दिया हो, सकल लाभ में से माइनस करेंगे पंचालन संबंधी व्यय तो शुद्ध लाभ निकलेगा। शुद्ध लाभ निकालने के लिए विक्रय में से माइनस करेंगे बेचे गए माल की लागत, माइनस करेंगे पंचालन संबंधी व्यय तो शुद्ध लाभ निकल आएगा। शुद्ध लाभ निकालने का ये समीकरण है, परिचालन संबंधी व्यय जो दिया है उसमें से माइनस करेंगे सकल लाभ तो शुद्ध हानि निकल आएगी। ठीक है, ये शुद्ध हानि का है। परिचालन संबंधी व्यय निकालने के लिए विक्रय में से माइनस करेंगे बेचे गए माल की लागत तो उसमें से माइनस करेंगे शुद्ध लाभ तो निकलेगा परिचालन संबंधी व्यय। इसी प्रकार से परिचालन संबंधी अगर आय निकालनी हो तो सकल लाभ में से सकल लाभ और शुद्ध हानि को अगर जोड़ देंगे तो परिचालन संबंधी आय निकल आएगी। लाभ हानि खाते से संबंधित प्रविष्टियां तलपट या परीक्षा सूची के आधार पर लाभ हानि खाते को बनाने के लिए कुछ प्रविष्टियां की जाती हैं, जैसे कि हानि और व्यय खातों को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष की ओर स्थानांतरित करने के संबंध में प्रविष्टि है। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है जो कि एक्सपोर्ट दोज विच अपीयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट है, विशेषज्ञ जो कि व्यापार खाते में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये डेबिट के लिए है, टू सैलरीज, टू रेंट एंड टैक्स, सैलरीज के लिए किराया और टैक्स के लिए, टू इंश्योरेंस, टू ऑल अदर एक्सपेंसेस। दूसरा, आय या फिर लाभ खातों को लाभ हानि के क्रेडिट पक्ष की ओर स्थानांतरित करने के लिए अंतिम प्रविष्टि की जाएगी। डिस्काउंट इनकम अकाउंट डेबिट के लिए, कमीशन इनकम अकाउंट, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, एनी अदर इनकम अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो है ये क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के लिए। तो लाभ हानि खाते का डेबिट शेष या शुद्ध हानि होने की स्थिति में कैपिटल अकाउंट, टू पुट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बैलेंस शीट देखेंगे, यानी आर्थिक चिट्ठा या फिर इसको स्थिति विवरण भी कहते हैं। तो क्या है बैलेंस शीट? आर्थिक चिट्ठा से आशय एक ऐसे विवरण पत्र से है जो कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। क्या करता है? फाइनेंशियल कंडीशन को प्रकट करता है। बैलेंस शीट यदि ये एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर बनाया जाता है। इसका निर्माण वर्ष के अंत में किया जाता है। इसके अंतर्गत हम समस्त पूंजी, संपत्ति, दायित्व और ऋण का वर्णन करते हैं। पूंजी, संपत्ति और दायित्व और ऋणों का वर्णन करते हैं। इसको दोनों भागों में विभाजित किया जा सकता है। बायां भाग दायित्व पक्ष और दाहिना भाग संपत्ति पक्ष को दर्शाता है और परिसंपत्तियों का योगफल और दायित्वों और स्वामी की देयताओं के योगफल के बराबर होता है। बायां भाग दायित्व पक्ष और तथा दाहिना भाग संपत्ति पक्ष को दर्शाता है तथा परिसंपत्तियों का योगफल तथा दायित्वों तथा स्वामी की देयताओं के योगफल के बराबर होता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स यानी AICPA के अनुसार आर्थिक चिट्ठा संपत्तियों एवं दायित्वों के खातों के शेषों की एक सूची है। आर्थिक चिट्ठा संपत्तियां और दायित्वों के खाता के शेषों की एक सूची है। ये सूची एक निश्चित समय बिंदु पर एक विशिष्ट व्यवसाय की संपत्तियों और दायित्वों की स्थिति को प्रदर्शित करता है। आर्थिक चिट्ठे को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए संपत्ति और दायित्वों को क्रमबद्ध रूप से रखना चाहिए। इस क्रिया को क्रमबद्ध करना यानी मार्शलिंग कहते हैं। संपत्ति एवं दायित्व को दो विधियों में से किसी एक प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो ये है खाता के क्रम यानी बैलेंस शीट है। ये खाता के क्रम में आर्थिक चिट्ठा का ये प्रारूप है जो कि आप देख सकते हैं। ये लाइबिलिटीज़ वाला है, ठीक है। फ्रॉम ऑफ बैलेंस शीट एज एट लाइबिलिटीज़ है, अमाउंट यहाँ पे एसेट अमाउंट।
ठीक है, इसको आप देख सकते हैं पॉज करके। लायबिलिटीज़ कैपिटल एट नेट प्रॉफिट और लेस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग, तो इस प्रकार से होता है। इसका ये प्रारूप है, बैलेंस शीट का प्रारूप है जिसको आप देख सकते हैं ये। इसके बाद हम संपत्ति और दायित्व का वर्गीकरण देखेंगे। संपत्तियों का वर्गीकरण, सबसे पहले संपत्तियों का वर्गीकरण। व्यापार में जितनी रोकड़ होती है, जितनी संपत्ति व्यापार के स्वामित्व में होती है और जितना धन दूसरों से प्राप्त करना होता है, इन सबको संपत्तियां कहते हैं। संपत्ति किसको कहते हैं? व्यापार में जितनी रोकड़ होती है, जितनी संपत्ति व्यापार के स्वामित्व में होती है और जितना धन दूसरों से प्राप्त किया जाता है, उन सबको संपत्ति कहते हैं। संपत्ति को कुछ वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से वर्ग में? तो पहला तो स्थायी संपत्तियाँ। स्थायी संपत्ति होती है ऐसी सभी संपत्तियाँ स्थायी संपत्तियाँ कहलाती हैं जो कि बिक्री के लिए न खरीद कर व्यापार में स्थायी प्रयोग के लिए अथवा व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए क्रय की जाती है। स्थायी संपत्तियाँ ऐसी सभी संपत्तियाँ हैं जो कि बिक्री के लिए न खरीद करके व्यापार में स्थायी प्रयोग के लिए यानी व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए क्रय की जाती है, वो है स्थायी संपत्तियाँ। ये संपत्तियाँ व्यापार में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए बनी रहती है। 1 वर्ष से अधिक समय के लिए बनी रहती हैं स्थायी संपत्तियाँ। इसके अंतर्गत आते हैं भवन, यंत्र और कल पुर्जे, मशीनरी, पट्टे पर संपत्ति, मोटर गाड़ी आदि को शामिल किया जाता है। ये सारे क्या हैं? स्थायी संपत्तियों में। दूसरा संपत्ति है चालू संपत्तियाँ यानी करंट एसेट। ऐसे सभी संपत्तियाँ चालू संपत्तियाँ कहलाती हैं जो कि व्यापार के लाभार्थ विक्रय करने के उद्देश्य से खरीदी जाती है, यानी अल्पकाल में परिवर्तनीय होती है। तो इसके अंतर्गत आते हैं स्कंध, देनदार प्राप्य विपत्र, रोकड़ बैंक में, रोकड़ हाथ में, पूर्वदत्त व्यय आदि शामिल किया जाता है चालू संपत्ति में। तीसरा संपत्ति है नाशवान या क्षयशील संपत्ति यानी वॉशिंग एसेट। ऐसी सभी संपत्तियां क्षयशील संपत्तियां कहलाती हैं जो कि प्रयोग में आने के कारण एक निश्चित अवधि के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं, उसे नाशवान संपत्ति कहते हैं यानी क्षयशील संपत्तियां कहते हैं। इसमें शामिल है खाने, पेटेंट अधिकार, जीवित पशु, ये सारे क्या है? नाशवान संपत्तियां हैं। अगला है अमूर्त या अदृश्यनीय संपत्ति यानी इंटेंजिबल एसेट। तो ये संपत्ति, ऐसी सभी संपत्तियाँ अमूर्त संपत्तियाँ कहलाती है यानी अदृश्यनीय कहलाती हैं जो कि न तो देखी जा सकती है, इसके नाम में ही है अदृश्यनीय, ना तो देखी जा सकती है और ना ही स्पष्ट की जा सकती है। तो इसमें इस संपत्ति में आते हैं ख्याति, कॉपीराइट, ये सारे क्या हैं? इंटेंजिबल एसेट में आते हैं। अगला संपत्ति बनावटी या फिर कृत्रिम संपत्तियाँ यानी फिक्टिशियस एसेट। ऐसे सभी संपत्तियाँ बनावटी या फिर कृत्रिम संपत्तियाँ कहलाती हैं जो कि वास्तव में संपत्तियाँ ना होने पर भी चिट्ठे में संपत्ति की ओर दिखाई जाती है, तो वो सारे बनावटी या फिर कृत्रिम संपत्तियाँ कहलाती है। इसके अंतर्गत आते हैं प्रारंभिक व्यय, लाभ हानि का डेबिट शेष, भारी विज्ञापन व्यय आदि जो हैं वो फिक्टिशियस एसेट है यानी बनावटी या फिर कृत्रिम संपत्तियां हैं। दूसरा वर्गीकरण है दायित्वों का वर्गीकरण। व्यापार में जितनी देनदारियां होती हैं वे सभी दायित्व कहलाते हैं। व्यापार में जितनी भी देनदारियां होती हैं वो सारे दायित्व कहलाते हैं। इनको आर्थिक चिट्ठे या फिर आर्थिक विवरण में बाईं ओर दिखाया जाता है। ठीक है, इसको स्पष्ट किया जा सकता है। दायित्व के वर्गीकरण में पहला है स्वामी की धनराशि या स्वामी की पूंजी यानी ओनर्स फंड एंड ऑन प्रॉपर्टर्स कैपिटल। वो धन अथवा संपत्तियां जो कि स्वामी द्वारा व्यापार को चालू करने या फिर व्यापार की कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए लगाई जाती हैं, कार्यक्षमता को बढ़ावा के लिए लगाई जाती है, उसे ही स्वामी की पूंजी कहा जाता है। और ये संस्था के लिए दायित्व होता है जिसे संस्था के चिट्ठे में दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। दूसरा दीर्घ दायित्व एवं स्थायी दायित्व यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और फिक्स्ड लायबिलिटीज। ये वो देय राशि है जिसका भुगतान निकट भविष्य में न करके एक लंबी अवधि के बाद किया जाता है। इनमें दीर्घ अवधि हेतु किए गए ऋण, जैसे कि दीर्घ अवधि के लिए लिए गए जो उधार हैं, जैसे कि 10 या फिर 15 वर्ष ऋण और ऋण पत्रों की रकम आदि को शामिल किया जाता है। इस स्रोत से प्राप्त राशि अधिकतर स्थायी संपत्तियों के
क्रय में प्रयोग किया जाता है। अगला चालू दायित्व। चालू दायित्व क्या है? यानी करंट लायबिलिटीज। ऐसे सभी दायित्व जिनका भुगतान कुछ समय के लिए या फिर अगले 12 महीनों में करना होता है, चालू दायित्व कहलाते हैं। ये दायित्व अस्थायी संभव के होते हैं और व्यापार के संचालन में घटते बढ़ते रहते हैं। इनमें व्यापारिक लेनदार, देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष, अल्पकालीन ऋण, अदत्त व्यय, अनुपार्जित आय को शामिल किया जाता है। अगला दायित्व है संभाव्य दायित्व यानी कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान किसी विशेष घटना के होने पर किया जाता है उसे संभावित दायित्व कहते हैं। जैसे कि इसलिए इनका भुगतान जो है संभावित होता है, यानी भुगतान करने पड़े या तो ना करने पड़े अनिश्चित रहता है, भुगतान करना पड़े या ना करना पड़े। इसका उल्लेख लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है, बल्कि इनको आर्थिक चिट्ठे में केवल टिप्पणी के रूप में लिखा जाता है संभावित दायित्व को। इनमें विवादास्पद दावे, भुनाए गए और बेचाने किए गए विपत्र पर दायित्व ऋणों के लिए दी गई गारंटी आदि को शामिल करते हैं। अंतिम खातों द्वारा व्यापार का सही और शुद्ध परिणाम और सभी आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए ये देख लेना आवश्यक होता है कि सभी आवश्यक लेखे कर लिए गए हैं अथवा नहीं। अंतिम खाते बनाने से पहले यदि हम लेखांकन पुस्तकों पर दृष्टिपात करें तो पता चलेगा कि कुछ व्यवहारों का लेखा ही नहीं हुआ है। कुछ लेखे ऐसे भी होते हैं जिनका लेखा वर्ष के अंतिम दिन ही होता है। अतः इस प्रकार के व्यवहारों का अंतिम खातों में परिमार्जन और संशोधन करना समायोजन कहलाता है और इनका लेखा करने के लिए जो जर्नल प्रविष्टियां की जाती है उन्हें समायोजन प्रविष्टियां कहते हैं। अंतिम खाते बनाने से पहले किए जाने वाले प्रमुख समायोजन हैं कौन कौन से? पहला तो अंतिम स्कंद यानी क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सारे अंतिम खाते बनाने से पहले किए जाने वाले हैं समायोजन। अंतिम स्कंद से आशय उस माल से है जो कि वर्ष के अंत में बिना प्रयोग हुए रह जाता है। अंतिम स्कंद मूल्यांकन वास्तविक लागत मूल्य या फिर बाजार मूल्य जो कि दोनों में कम हो उसी मूल्य पर किया जाना चाहिए। अंतिम स्कंद का मूल्यांकन करने के बाद लेखांकन पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि की जाती है। तो संबंधित वर्षों के अंतिम खाते बनाते समय स्कंद को व्यापार खाते में क्रेडिट की ओर दिखाते हैं और आर्थिक चिट्ठे में संपत्तियों की ओर दिखाते हैं। दूसरा अदत्त व्यय यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जिसकी देय तिथि आ चुकी हो और लेकिन वर्ष के अंतिम दिन तक उसका भुगतान ना किया गया हो, ऐसे खर्चों को अदत्त यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, इसको व्यापार के लाभ हानि खाते में और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड। अगला व्यय पूर्वदत्त व्यय यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस। वे व्यय होते हैं जो कि देय तिथि से पहले भुगतान कर दिए जाते हैं लेकिन उनकी देय तिथि अगले वर्षों में आती है। इसी कारण जब तक देय तिथि नहीं आ जाती है तब तक पूर्वदत्त व्यय को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में और संबंधित व्यय में घटा करके दिखाया जाता है। उपार्जित आय यानी एक्यूरेट इनकम। कुछ आय इस प्रकार के होते हैं जो कि चालू वर्ष से संबंधित तो होते हैं लेकिन अंतिम खाते बनाते समय तक प्राप्त नहीं हुई है, उसे तो हम उपार्जित आय कहते हैं यानी एक्यूरेट इनकम कहते हैं। अनुपार्जित आय क्या है? अनएक्यूरेट इनकम। ये वो आय है जो कि अग्रिम में प्राप्त हो गई है और उनकी पूर्ण उपयोगिता अभी तक नहीं दी गई है, यानी अनुपार्जित आय चालू वर्ष से संबंधित ना होकर के आगामी वर्ष से संबंधित होता है। छठा मूल्यह्रास या अवक्षरण यानी डिप्रिसिएशन। व्यापार में सहायता देने के लिए प्रत्येक व्यापारी के पास भवन, मशीन, फर्नीचर, मोटर गाड़ियां आदि स्थायी संपत्तियां होती हैं जिनके मूल्य में निरंतर प्रयोग में आने के कारण अथवा समय बीतने से संपत्ति के मूल्य में जो कमी आ जाती है उसे ही ह्रास कहते हैं। ठीक है, डिप्रिसिएशन कहते हैं। यदि अक्षर से संबंध में समायोजन प्रविष्टि तलपट बनाने से पहले की जाए तो अक्षर की रकम और संपत्ति का घटा हुआ मूल्य तलपट में डेबिट की ओर दिखाया जाता है। अक्षर या मूल्य ह्रास की रकम लाभ हानि खाते में डेबिट की ओर दिखाई जाएगी और संपत्ति तलपट में दिखाए गए मूल्य पर आर्थिक चिट्ठा में लिखी जाएगी। पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
पूंजी पर ब्याज कैसे दिया जाता है? व्यापार का स्वामी अपने व्यापार में जो धन लगाता है उसे पूंजी कहा जाता है। तो इस पूंजी पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जाता है। व्यापार का स्वामी अपने व्यापार में जो धन लगाता है उसको पूंजी कहा जाता है। इस पूंजी पर एक निश्चित प्रतिशत की दर ब्याज लगाया जाता है। अगला ब्याज है आहरण पर ब्याज, यानी इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग। जब व्यापार का स्थायी व्यापार से निजी व्यय के लिए कुछ रकम निकालता है तो उसे आहरण कहते हैं। इस पर उसे ब्याज देना होता है, जिसे आहरण पर ब्याज कहते हैं। अप्राप्त या फिर अशुद्ध ऋण यानी बैड डेब्ट्स उधार व्यापार की आत्मा है। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में उधार विक्रय का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। इस कारण विक्रेता की रकम क्रेता के पास जमा रहती है, जिसको पाने का वो अधिकारी होता है। लेकिन कभी कभी क्रेता इस रकम का भुगतान करने से इनकार कर देता है, तो इस रकम विक्रेता के लिए अशुद्ध ऋण, अप्राप्य ऋण या फिर डूबत ऋण कहलाती है। ठीक है, इसे रकम विक्रेता के लिए अशुद्ध ऋण, अप्राप्य ऋण या फिर डूबत ऋण कहते हैं। अशुद्ध और संदिग्ध ऋण संचय यानी रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अब ये क्या है? अशुद्ध और संदिग्ध ऋण संचय एक दूरदर्शी व्यापार के लिए ये आवश्यक है कि वो सभी संभाव्य हानि के लिए पहले से व्यवस्था कर ले। इससे व्यापार की आर्थिक स्थिति दृढ़ रहती है। इसी सिद्धांत के आधार पर व्यापार में देनदारों पर अशुद्ध तथा संदिग्ध ऋण के लिए एक निश्चित प्रतिशत से संचिति बनाई जाती है। इसके लिए कुछ समायोजन प्रविष्टि की जाती है। अप्राप्त ऋण या अशुद्ध ऋण से संबंधित प्रावधान क्या है? अप्राप्य या फिर अशुद्ध ऋण को देनदार खाते से घटाया जाता है और हानि मान करके इसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका प्रावधान, अप्राप्य ऋण या फिर अशुद्ध ऋण। तो ये हमने संपत्तियों और दायित्वों का वर्गीकरण देख लिया है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो को कवर करेंगे उसमें हम पूंजीगत प्राप्ति और आयत प्राप्ति को देखेंगे, यानी कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स को कवर करेंगे। सो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।